ठीक है वलीद। जी सर। ये देख लो, एक सेकंड में म्यूट कर दूं। वलीद। जी सर। वलीद। जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी जो हमने चैप्टर किया था वो था चैप्टर 2 बिजनेस स्ट्रक्चर। अब हम जिस जी चैप्टर पे जाएंगे वो है साइज ऑफ बिजनेस चैप्टर 3। ठीक है, ठीक है अपने सर। पास अगर बुक है तो वो बुक खोल लो। अब जी सर, मैं है बुक। बस ये पेज 29 पे है। ये आज हमारा स्टार्ट करने का वो है। हम कोशिश करेंगे हर क्लास में एक चैप्टर कवर कर लें ठीक है सर। ताकि हमें कोई मसला ना हो। ऑल राइट, साइज ऑफ द बिजनेस पे हम लोग आ गए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आप एज अ बिजनेस मतलब आप अपने आप को मेजर किस तरीके से कर सकते हो। लाइक नॉट ओनली अ सिंपल बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस को बात करते हैं कि अगर if we talk about measuring the size of the business, there are different methods to do that. ठीक है, लेकिन every method has different complications और हर मेथड अपने आप से डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आप जैसे कि रिजल्ट्स कंपेयर करते हो, आप बोलते हो कि भाई इसका ए आया, इसका बी आया, इसका सी आया। वैसे ही बिजनेस की भी कोशिश होती है कि वो आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहें। और वो कंपैरिजन क्या होता है? वो कंपैरिजन ये होता है कि वो ये बताते रहते हैं कि कौन सा बिजनेस बड़ा है, कौन सा बिजनेस छोटा है। तो there are different ways of measuring and comparing business size and they often give different comparative results. अब आपको एक तरीके से लगेगा कि बिजनेस ए बड़ा है और दूसरे तरीके से लगेगा कि बिजनेस बी बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली कोई भी एग्रीड डेफिनेशन नहीं है कि भाई लार्ज बिजनेस कौन सा है, स्मॉल कौन सा है और मीडियम कौन सा है। सिर्फ और उसके अलावा आप जब भी कंपैरिजन पे जाओगे तो डिफरेंट मेथड्स विल गिव यू डिफरेंट रिजल्ट्स। अब वही ये वो अब वलीद, ये तो आपके पास बेसिक एक डेफ मतलब बात थी। नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू डू दैट। द फर्स्ट मेथड सिंपली इज कि आप ये देख लेते हो कि किसके पास कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट इन कंपनी ए यू हैव 100 employees or in country B, in company B you have 50 employees। तो बड़ा क्लियरली ये अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर फर्स्ट हमारी इंडिकेशन होती है टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस, तो वी विल से कि भाई जो 100 लोगों वाली कंपनी है वो बड़ी कंपनी है। ठीक है ना? मतलब अगर हम कोक और पेप्सी का एग्जांपल लें और हम बोलें कि इसको कंपेयर करना है और कोक में 500 लोग काम कर रहे हैं और पेप्सी में 450 पीपल आर वर्किंग, तो वी विल सिंपली से दैट कोक इज द बिगर बिजनेस बिकॉज इट हैज मोर पीपल एम्प्लॉयड इन इट। तो पहला मेजर करने का तरीका होता है बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज कितने काम करते हैं। ठीक है वलीद? यस सर। अच्छा, सेकंड होता है रेवेन्यू।
रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू होता है जो आप सेल्स करते हो मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। मतलब अगर आपने 100 सेल की हैं बॉटल्स पेप्सी की और एक पेप्सी की बॉटल 20 रुपए की कॉस्ट हो रही है, मतलब आप बेच रहे हो, तो 100 into 20 कर लोगे और 100 into 20 कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, तो 2000 रुपीज का मतलब ये है कि ये आपका रेवेन्यू है। तो इट इज अगेन मेजर ऑफ साइज, और उसके अंदर यही होता है कि आप सीधा सीधा कंपेयर करते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सी और कोक का एग्जांपल लिया, तो आई विल से कि पेप्सी ने 100 बॉटल्स बेची हैं 20 रुपीज के हिसाब से, तो दे आर अर्निंग टू, मतलब रेवेन्यू इज 2000। वेयर एज कोक ने जो है वो 80 बॉटल्स बेची हैं 20 रुपीज की, तो उनका रेवेन्यू इज 1600। तो इन दिस मेथड व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपका ज्यादा बड़ी कंपनी कौन सी बन जाएगी, पेप्सी, बिकॉज रेवेन्यू फॉर पेप्सी इज मोर इन कंपैरिजन टू कोक। ठीक है, यस सर। समझ आ रहा है ना? जी सर। ओके, उसके बाद वलीद थर्ड पॉइंट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वो वाले पैसे हैं जो बेसिकली ओनर ने खुद लगाए होते हैं, मतलब उसने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया होता है स्टार्ट में बिजनेस में, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ना, नॉट ओनली व्हाट द ओनर हैज इन्वेस्टेड हिमसेल्फ, बट द लोन he has taken is also included। तो all the capital that has been invested in the business वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। और उस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि अब आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई किस कंपनी ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। अब मैं बोलूं कि हम कोक और पेप्सी पे ही चल रहे थे, तो इफ कोक हैज इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज इनिशियली एंड पेप्सी इन्वेस्टेड 5,50,000, देन व्हाट इज द फैक्टर कि पेप्सी ज्यादा बड़ी कंपनी है बिकॉज उनका कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कोक। ठीक है, ठीक है वलीद, समझ आ गया? जी सर। देखो, अब जब आपको ये आंसर लिखना होता है तो दे विल आस्क यू कि कौन सा मेथड यू थिंक इज बेटर सूटेड, और कौन सा मेथड जो है वो यहाँ पे सही मतलब इंडिकेट करेगा हाउ डू वी डू इट। तो अब आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि एवरी मेथड कैन गिव यू अ डिफरेंट रिजल्ट। मतलब अब मैंने आपको जब बताया कि पेप्सी क्या कर रहा है और कोक क्या कर रहा है, तो आपको समझ आ रहा है कि कई जगह पेप्सी सीम्स टू बी द बिगर बिजनेस, कई जगह कोक सीम्स टू बी द बिगर बिजनेस। ठीक है, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस फैक्टर। उसके बाद हमारे पास है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज कि आपका करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब आपने कितने शेयर्स इशू किए हुए मार्केट में और उस शेयर की प्राइस कितनी चल रही है। ठीक है, तो अगर अब ये याद रखो कि ये दिस कैन ओनली बी डन फॉर कंपनीज विच आर देयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। हर कंपनी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस, ओनली कंपनीज विच हैव शेयर्स अलॉटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। उसका आप देखोगे कि टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस कितना है। जिस कंपनी की भी ज्यादा होगी उसका हम बोलेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, एंड दैट इज अ बिगर कंपनी इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनी। ठीक है ठीक है सर। वलीद? हाँ, प्लीज माइक ओपन रखो ताकि मुझे पता हो कि आपने सुन लिया। ओके, अब मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर एक और तरीका है टू एक्चुअली मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। और मार्केट शेयर का मतलब होता है कि देखो, हर चीज को हम 100% लेते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि 100% में से मार्केट शेयर आपकी कंपनी का कितना है। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि आपको ओवरऑल आपने कितनी आउट ऑफ 100% आपकी कंपनी कितना सेल कर रही है। 10% है, 15% है, 20% है।
So the company with the highest market share will eventually be the company uh, which is the one which is bigger. ठीक है, अगर मेरे पास जिसका भी मार्केट शेयर ज्यादा है उसका वो लीडर ऑफ द इंडस्ट्री बन जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, हर चीज पे कुछ ना कुछ देर आर प्रॉब्लम्स व्हेन वी थिंक अबाउट दिस। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार मार्केट शेयर सिंपली ये है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, तो हो सकता है ओवरऑल मार्केट ही छोटी हो। अगर मार्केट ही छोटी है उसकी, मतलब ओवरऑल जैसे उसके अंदर फर्म्स ही कम है और वो कोई बहुत हाई लेवल काम नहीं करते, तो उसको आप कैसे कह सकते हो कि बिजनेस बड़ा है या छोटा है? सही है, यस सर। ये क्लियर है ना? जी सर। अब देखो, मार्केट शेयर निकालने के लिए आप अपने बिजनेस की सेल्स निकालते हो डिवाइडेड बाय पूरी इंडस्ट्रीज की जो सेल हुई है, और जब आप वो कंपेयर करते हो तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज है। अच्छा, नाउ दे से दैट अदर मेजर्स दैट कैन बी यूज्ड, अदर मेजर्स बेसिकली एक प्रॉफिट एक मेजर हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट अगेन इज नॉट अ ग्रेट मेजर। ठीक है, प्रॉफिट अगेन इज नॉट अ ग्रेट मेजर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कौन सा बिजनेस है, बड़ा है और छोटा है। नाउ विच फॉर्म ऑफ मेजरमेंट इज बेस्ट, अब आपसे ये क्वेश्चन अगर आ जाए ड्यूरिंग अ केस स्टडी के विच मेथड यू थिंक इज द बेस्ट, देखो देयर इज नो बेस्ट मेजर। वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल आप किस चीज पे कंपेयर कर रहे थे इनिशियली, और अगर आपको मतलब व्हाट डू यू वांट टू कंपेयर। अगर आप बोलते हो कि मैं एम्प्लॉयमेंट कंपेयर करना चाहता हूँ तो ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि किसका कितना रेवेन्यू हो रहा है, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि आप रेवेन्यू के थ्रू जा सकते हो। बट अदर देन दैट आपको कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं है। Obviously there would be complications and problems, so you need to take it yourself, मतलब जो भी आपको समझ आता है वो सही है। ठीक है, यूजुअली इन्होंने जो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, दे आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी इकोनॉमी टू बूस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस क्या होते हैं। दे विल एम्प्लॉय फ्यू पीपल एंड विल हैव अ लो टर्नओवर कंपेयर्ड टू अदर फर्म्स। ठीक है, अब सीधी बात है कि अगर ये स्मॉल बिजनेस है तो इसका मतलब है कि ये एक कम लोग एम्प्लॉय करेगा, और इनका जो प्रॉफिट है, या प्रॉफिट भी नहीं, जो इनकी सेल्स हैं वो कम होंगी इन कंपैरिजन टू लार्ज बिजनेसेस। ठीक है, तो अब आप जब इसको एक्चुअली डिफाइन करने जाते हो तो यूजुअली हम इसको माइक्रो एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। और माइक्रो एंटरप्राइजेस को इन्होंने इस तरीके से बताया हुआ है कि यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप छोटी छोटी कंपनीज खोल दो इकोनॉमी में। फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। अब देखो, बड़ी फर्म्स में तो खाली वेल ट्रेन्ड एजुकेटेड स्किलफुल लोगों को जॉब मिलेगी। तो ये छोटी फर्म्स होती हैं, इनके पास क्या होता है कि इनके पास छोटे छोटे काम हर किसी के लिए मौजूद होते हैं। ठीक है, छोटी मशीन चलानी है, पॉलिश करनी है, कुछ भी जो काम जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है बट मैन पावर की जरूरत है, तो दे विल एम्प्लॉय मोर वर्कर्स। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास सीधा सीधा ये आ जाता है। सेकंड पॉइंट आता है, स्मॉल बिजनेस आर ऑफन रन बाय डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब है वो लोग जो स्किल्स रखते हैं टू रन अ बिजनेस, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है, पर वो खुद तो स्किलफुल है ना, तो दे कुड हेल्प द बिजनेस इम्प्रूव, और दे कुड हेल्प टेक द बिजनेस टू अ बेटर लेवल। ठीक है, उनके पास नए आइडियाज होते हैं, उनके पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज एंटरप्रेन्योर, तो वो इवेंचुअली कैन बी वेरी हेल्पफुल, और वो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बड़ी मदद कर सकते हैं।
ठीक है. द थर्ड पॉइंट इज स्मॉल फर्म्स कैन क्रिएट कंपटीशन फॉर लार्ज बिजनेसेस. और जब वो लार्ज बिजनेसेस के लिए कंपटीशन बनाएंगे तो व्हाट विल हैपन इज दैट these large businesses will become more efficient as well. अगर लार्ज बिजनेसेस को कंपटीशन नहीं दोगे तो उनको मोनोपोली हो जाएगी, और अगर उनको मोनोपोली हो गई तो दे विल एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ दैट मोनोपोली. वो आपको हाई चार्ज करेंगे, वो गुड्स की क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. दैट इज व्हाई देयर शुड बी फर्म्स हु आर देयर टू एक्चुअली compete. अगर वो compete नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम विल रिमेन कि ये आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा. ऑलराइट, the next point is small firms often supply specialist goods and services to important industries in a country. अच्छा, स्मॉल फर्म्स का एक और एडवांटेज ये है कि ये आपको वो वाले गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं. स्पेशलिस्ट का मतलब वो स्पेसिफिकली उन चीजों के लिए बने हुए होते हैं. ठीक है, तो ये स्पेशलिस्ट गुड्स दे देंगे. अब जैसे आपकी कार इंडस्ट्री है, ये आपके पास टोयोटा हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, ये सारे जो हैं ये स्मॉल बिजनेसेस पे डिपेंड करते हैं फॉर डिफरेंट गुड्स. हेडलाइट्स के लिए कर रहा है कोई, कोई दूसरे इक्विपमेंट डैशबोर्ड के लिए कर रहा है, कोई छोटे छोटे पार्ट्स के लिए. दे डिपेंड ऑन देम. और क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस है तो दे कैन इजीली अडेप्ट टू द चेंज. अगर आपको पता चल जाए कि यार डैशबोर्ड आजकल डिफरेंट तरीके के चल रहे हैं, तो दे विल क्विकली एम्प्लॉय ऑल देयर रिसोर्सेज टुवर्ड्स व्हाट द बिजनेस और व्हाट द कंज्यूमर वांट्स. ठीक है यस वली, सर. समझ आ गया ना? जी सर. अच्छा, दूसरी बात ये कि स्मॉल बिजनेसेस का ये याद रखो कि दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ बिग बिजनेस. कोई भी पहले दिन से बिजनेस बड़ा नहीं स्टार्ट होता. दे इवेंचुअली बिकम अ बिग बिजनेस, बट इनिशियली दे स्टार्ट ऑफ एज अ स्मॉल बिजनेस. कोई भी बड़े बड़े बिजनेस इन्होंने आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बहुत छोटे से स्टार्ट हुए थे. अब हम कोक और पेप्सी की बात कर रहे थे तो हमें पता है कि कोक और पेप्सी यूज्ड टू सेल 100 बॉटल्स, मैक्सिमम 500 बॉटल्स अ ईयर. और अब जो है वो 500 बॉटल्स एन आवर से भी ज्यादा बेच रहे होंगे. तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स. लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे देन ओनली यू गो ऑन टू बिकम अ बिग बिजनेस. ठीक है. अच्छा, other than this, small firms may enjoy lower average cost than large ones, and this benefit could be passed on to the consumer too. अब देखो स्मॉल फर्म्स क्यों कम पैसों में काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे मैनेजरियल कॉस्ट नहीं है. मैनेजरियल कॉस्ट क्या होता है, इन्होंने कोई स्पेशलिस्ट लोग हायर नहीं किए हुए कि हर चीज का मार्केटिंग का अलग बंदा, इसका. इनके पास हर चीज का एक ही बंदा है, and that banda is inka owner. Usually the owner is the one who's handling all these things. फाइनेंस भी इनका ओनर ही देख रहा है, बाकी चीजें भी इनकी ओनर ही, मतलब बाकी चीजों में क्या आ जाएगा कि मार्केटिंग भी, लोगों के इंटरव्यूज भी ओनर ही कर रहा है. दैट मीन्स कि आपकी सैलरी कम है, फिर आप जबरदस्ती के खर्चे आपने नहीं रखे हुए होते. तो इफ यू हैव लो कॉस्ट, सो ये कॉस्ट का क्या फायदा होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम रहेगी. एंड इफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, सो द कंज्यूमर विल गेट एडवांटेज ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि वो कंज्यूमर को ये फायदा हो जाएगा कि कंज्यूमर विल नॉट हैव टू पे अ वेरी हाई कॉस्ट. भाई आपको जब बनाना में सस्ता पड़ा है तो आप क्या करोगे कि आप कंज्यूमर को फिर सस्ता ही बेचोगे. तो यू कैन सेल मोर इन कंपैरिजन टू लार्ज बिजनेसेस. अब इन्होंने एक छोटा सा आपको टेबल बना के दे दिया है वली, जिसके अंदर दे हैव टोल्ड यू दैट मीडियम बिजनेसेस यूजुअली एम्प्लॉय 51 to 250 पीपल. स्मॉल बिजनेसेस एम्प्लॉय करते हैं 11 to 50 पीपल. और माइक्रो बिजनेसेस ओनली एम्प्लॉय 10 to 10 या उससे भी कम लोग. रेवेन्यू जो है मीडियम बिजनेस का होता है 10 मिलियन टू 50 मिलियन, स्मॉल बिजनेस का होता है 2 मिलियन टू 10 मिलियन, और माइक्रो बिजनेस का होता है 2 मिलियन.
ठीक है। लास्टली कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज होती है? जो पैसे आपने लगाए हैं। मीडियम बिजनेस तकरीबन 10 मिलियन से 34 मिलियन के बीच में लगा देता है। स्मॉल बिजनेस 2 मिलियन टू 10 मिलियन के बीच में लगा देता है, और माइक्रो बिजनेस तो अप टू 2 मिलियन ही लगाता है। ठीक है वलीद, ये चीजें देखो, जब हम पढ़ लेते हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू रीड थ्रू दीज थिंग्स। अगर पढ़ोगे नहीं, रीडिंग नहीं करोगे, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब they usually talk about how can the government be helpful। गवर्नमेंट जो है उनके आपकी बात की कि गवर्नमेंट को ओवरऑल आप नजर आ रहा है कि स्मॉल बिजनेस के थ्रू आपको बहुत एडवांटेज हो सकता है। तो गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है? गवर्नमेंट हेल्प करती है बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ प्रॉफिट टैक्स। मतलब जो आपको अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना है, गवर्नमेंट कैन बी हेल्पफुल इन अ वे दैट दे डू नॉट चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ टैक्स इनके ऊपर। तो जब हाई रेट्स ऑफ टैक्स नहीं होते तो इनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती पड़ती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती पड़ेगी तो वो क्या फायदा होगा कि ये कंज्यूमर को भी सस्ता गुड देंगे और इनका ज्यादा बिकेगा। सेकंड होता है लोन गारंटी। गवर्नमेंट यूजुअली कहता है कि भाई अगर आप काम करोगे, आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे, तो हम आपको बड़े कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। एंड वंस यू सी कि गवर्नमेंट हैज गिवन यू अ लोन एट अ वेरी लो रेट, आपके लिए आसान होता है कि आप अपना रॉ मटेरियल भी खरीद लो, आप अपना बिजनेस सेट भी कर लो, एंड जितना रेट आप करो ये कि आप वो पैसे उनको रिटर्न करना शुरू कर। ये जो होता है कि गवर्नमेंट कैन बी देयर टू प्रोवाइड यू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, गिव एडवाइस। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही अभी आ रही है? है। जी सर, अभी सही आ रही है। अच्छा, मैंने ये बोला कि गवर्नमेंट जो है वो आपको ये वाला एडवांटेज भी दे सकती है कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। कोई एडवाइस अगर आपको चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, तो वो उन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया है जिसको वो कहते हैं स्मॉल फर्म्स एजेंसी ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है। तो वो उनकी कोशिश होती है फॉर बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल्स के लोग हमसे पूछें, हमसे हेल्प लें, और इवेंचुअली वो एक बहुत अच्छा सा सेटअप बना लें। सही है। उसके बाद गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, मतलब गवर्नमेंट जो आपके लिए भी कोशिश कर सकती है और उनको एडवांटेज होता है कि एरियाज जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, गवर्नमेंट वहां पे क्या करता है? गवर्नमेंट अपने फाइनेंस से स्मॉल वर्कशॉप्स बना देता है। ठीक है। और इन स्मॉल वर्कशॉप्स को वो दे देता है स्मॉल फर्म्स को, और बोलता है कि भाई तुम लोग यहाँ पे आके अपना काम स्टार्ट करो। जैसे अब स्मॉल वर्कशॉप में कोई मैकेनिक आ गया, कोई छोटा सा किराना स्टोर आ गया, कोई और इस तरह का काम जो छोटे लेवल पे लग सकता है और गवर्नमेंट के सपोर्ट से हो सकता है, तो गवर्नमेंट विल अलाउ दैट टू हैपन। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है स्मॉल फर्म्स को कि आपके पास कोई स्पेशलिस्ट मैनेजर्स तो होते नहीं, कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। ठीक है, अब मैकेनिक को काम आता है लेकिन उसको कोई ओवरऑल कस्टमर्स बुलाने तो नहीं आते ना कि कस्टमर उसी के पास आएंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट रिमेन्स। ठीक है। तो इसलिए जो है सारे फंक्शनल डिसीजन स्मॉल फर्म्स के ओनर को खुद करने पड़ते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि आप यू कैन नॉट रिलाई ऑन एवरीथिंग, मतलब यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ सिंगल पर्सन फॉर एवरीथिंग। अगर भाई वो बीमार हो जाता है या वो किसी काम में फंस जाता है तो बाकी चीजें तो वहीं की वहीं रह जाती हैं। Second problem that arises with a small firm is that it is difficult to raise capital। मतलब आपके लिए पैसे निकालना बिजनेस से बड़ा मुश्किल काम है। मतलब बिजनेस को स्टार्ट कराने के लिए आपको अगर फाइनेंस कराना है, आपको लगता है कि भाई कहीं से लोन लेना है, तो अब जो छोटे ही मतलब लोग किस तरीके से लोन लेंगे जिनके बैंक के और रखवाने के पास कोई घर नहीं, कोई पेपर्स नहीं, कोई गाड़ी नहीं, एक बात। और जो उनको लोन देने वाले लोग हैं वो भी इस तरह से हेल्प नहीं कर सकते, तो इट बिकम्स
difficult thing altogether. तीसरा पॉइंट है कि आपके पास प्रोडक्ट रेंज बड़ी छोटी होती है। अब प्रोडक्ट रेंज जब छोटी होती है तो आपको मार्केटिंग रिस्क हो सकता है। मार्केटिंग रिस्क क्या है कि अगर कंज्यूमर को आपकी चीज आउटडेटेड लगने लगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरी एक सीडी शॉप थी और अब के टाइम में सीडीज कोई नहीं खरीदता, लोग जो हैं वो यूएसबी और ऑक्स और पता नहीं ब्लूटूथ और इस सब पे चले गए। तो मैं तो एक स्मॉल फर्म था और मैं बैठे बैठे तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? बिकॉज द डिमांड फॉर माई गुड हैज डिक्रीज्ड इवेंचुअली एंड नो वन वांट्स टू बाय अ सीडी। तो मैं तो सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगा इस डिफिकल्ट मार्केट में। ठीक है। और लास्टली एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सूटेबल एंड रीजनेबल प्राइस्ड प्रीमिसेस। जहाँ पे आप काम करना चाहते हो वहां पे आपको ये फीलिंग आती है कि यार जगह सही है कि नहीं है। प्राइस आपको ज्यादा लगती है बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ वेरी स्मॉल बिजनेस एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि मैं बड़े अच्छे ऑफिस खरीदूं या बड़ी अच्छी जगह खरीदूं काम करने के लिए। जब ये प्रॉब्लम आती है तो आई विल हैव टू सर्वाइव एंड दैट सर्वाइवल बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है वलीद, समझ आ गया है? जी सर, समझ आ गया। ठीक है वलीद, अब मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल बिजनेस बताऊंगा और उसके बाद आई विल टेल यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज बिजनेसेस। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है दिस, सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल ओके। बिजनेस का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप कैन बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ओनर। ओनर को किसी की जरूरत नहीं है कि भाई तुम आके मुझे मार्केटिंग में हेल्प करो, तुम एचआर में हेल्प करो। वो खुद ही सारी चीजें मैनेज और कंट्रोल कर लेता है। सेकंड इज ऑफन एबल टू अडेप्ट क्विकली टू मीट चेंजिंग कस्टमर नीड्स। जैसे जैसे कस्टमर की नीड बदलती जाती है, जैसे मैंने सीडी रोम वाला एग्जांपल दिया, तो वही मैंने सीडीज खरीदी हुई थी, मेरा स्मॉल बिजनेस था, तो प्रोबेबली आई हैड 200 सीडीज इन माय स्टॉक। लेकिन अब मैं क्या कहूंगा कि भाई कस्टमर की नीड बदल गई है एंड नाउ आई हैव टू मूव टू अ यूएसबी। तो मैं जल्दी से यूएसबी की तरफ जाके और यूएसबी की तरफ जाने के बाद मैं वो बेचना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं कस्टमर से इतना करीब से कनेक्टेड हूँ कि मुझे पता है कि उनका शौक क्या है या वो क्या चीज मांग रहे हैं। ठीक है। थर्ड वही पॉइंट है, ऑफर पर्सनल सर्विस टू कस्टमर्स। इसका मतलब है दैट यू आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द कस्टमर। तो आप क्योंकि उससे रोज मिल रहे हो या आपकी उससे डायरेक्ट बातचीत हो रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो आपका गुड पसंद कर रहा है या नहीं, या उसको क्या चीज नहीं पसंद आई, कि उसको अच्छा करने के लिए हाउ कैन यू इम्प्रूव। बिकॉज यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कस्टमर, आपकी मुलाकात हो रही है, आपकी बात हो रही है, तो दैट कैन हेल्प। ओके। अदर देन दिस, आप जो है अगर कोई वर्कर रखते हो या वर्कर्स रखते हो, तो द बिगेस्ट एडवांटेज रिमेन के वो वाले वर्कर्स से आप अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आपकी रोज मिलना हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो आपको पता होता है कि यार मेरे बिजनेस के वर्कर खुश हैं या नहीं है, किस तरह मोटिवेट हो सकते हैं, अगर उनको कोई मसला है दे कैन डायरेक्टली कम टू मी। दिस कैन नॉट बी डन इन अ लार्ज बिजनेस। ठीक है, लार्ज बिजनेस में ये पूरी तरीके से एक डिफरेंट सिनेरियो होता है जिसको आप संभाल रहे होते हो। ओके। एक फैमिली ओन बिजनेस होता है, उसके अंदर आपको एडवांटेज ये होता है कि भाई माहौल कल्चर बड़ा इनफॉर्मल होता है। एम्प्लॉयज भी 20-20 30-30 साल से काम कर रहे होते हैं, वो बड़े मोटिवेटेड होते हैं कि हमने यहाँ से ही कमाना है, बिकॉज वी हैव बीन हियर फॉर द पास्ट 20 to 30 years। आवर पेरेंट्स हैव वर्कड हियर, आवर अंकल्स हैव वर्कड हियर, सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में इनकी मदद करेंगे। ठीक है। ये तो एडवांटेज थे आपके स्मॉल बिजनेसेस के। अब स्मॉल बिजनेस का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत लिमिटेड है।
अब आपको ये पता है कि भाई इवेंचुअली अगर मैं ग्रो करना चाहता हूँ तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे लगाने के लिए, इन्वेंट्री खरीदने के लिए पैसा चाहिए, जगह रेंट करने के लिए पैसा चाहिए, मोटर व्हीकल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये सारे पैसे मेरे पास नहीं है और लोग मुझे पैसे देते हुए घबराएंगे क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, तो मैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकूं। सही है। Second point is the owners have to carry a large burden of responsibility if unable to afford the employee specialist managers. अब ना आपके पास डिफरेंट मैनेजर्स हैं कि मार्केटिंग मैनेजर अलग हो, फाइनेंस अलग हो, तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ह्यूज। ठीक है, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ह्यूज एंड इफ ही फील्स एट अ सर्टेन पॉइंट कि मैं थक रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस जीरो हो जाएगा, बिकॉज ओनर इज द वन हु हैज टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज कि यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डील करो। अगर मैं समझो मैं कार्स की बात कर रहा था एंड आई वाज ओनली मेकिंग डैशबोर्ड्स, सो नाउ आई थिंक अबाउट मेकिंग द ट्रंक ऑफ द कार एज वेल। ठीक है, ये डाइवर्सिफिकेशन है। या मैं बिल्कुल ही एक अलग प्रोडक्ट में चला जाऊं विच इज नॉट इवन रिलेटेड टू कार्स। बट इन अ स्मॉल बिजनेस आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अगेन रिस्क बहुत ज्यादा है और आपके पास सेकेंडली फाइनेंस बहुत लिमिटेड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट होता है, फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट डिक्रीजेस। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, लेकिन उसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम 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 होती चली जाती है। अब बिकॉज यू आर अ स्मॉल बिजनेस, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने की बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्मॉल बिजनेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लार्ज बिजनेस। मुझे वलीद ये बता दो कि ये क्लियर है आपको अभी तक? जी सर, क्लियर है। ओके। अब हम जब लार्ज बिजनेसेस की बात करेंगे तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज वो होता है, नाउ सी के जो स्मॉल बिजनेस के डिसएडवांटेज हैं दैट बिकम्स एन एडवांटेज टू लार्ज बिजनेस। जैसे सबसे पहला एडवांटेज है कि ये तो प्रोफेशनल मैनेजर्स, स्पेशलिस्ट मैनेजर्स रख सकते हैं। भाई हर कंपनी, बड़ी कंपनी का आपने अगर सुना हो तो उनका सीएफओ अलग होता है, सीईओ अलग होता है, मार्केटिंग मैनेजर अलग होता है, फाइनेंस अलग होता है। तो बिकॉज they have the resources to do that, that is why they can. सेकेंडली, उनको कॉस्ट रिडक्शन, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मैंने बात की थी, दे कैन अचीव दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और क्योंकि वो कर सकते हैं तो उनको ये फायदा है कि वो आगे मूव कर सकते हैं विद कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। The third point is they may be able to set lower prices than other firms have to follow, क्योंकि आपको cost of production कम पड़ रही है, so you have the advantage कि हम कम cost पे काम कर सके। ठीक है, क्योंकि तो आप सस्ते में सामान बेच सकते हो, सस्ते में सामान बेचोगे तो आपकी ज्यादा सेल्स होंगी, ज्यादा रेवेन्यू होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब ये वलीद जो मैंने इस तरह की एक साइकिल बनाई, जो अभी आपको बताया कि जी ज्यादा रेवेन्यू तो ज्यादा प्रॉफिट, और ये दिस इज हाउ यू आंसर अ बिजनेस स्टडीज क्वेश्चन दैट यू लिंक योर आंसर टू द सिचुएशन। आप ये बताओ कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। ओके, अदर देन दिस दे हैव एक्सेस टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भाई इन केस इनको लगता है कि बिजनेस एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी है, सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन take some investment either from the bank or from people who are willing to invest in their business, तो वो पैसे बोरो कर लेंगे और काम उनके लिए आसान हो जाएगा।
फिर क्या है हमारे पास, मे बी डाइवर्सिफाइड इन सेवरल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स सो दैट रिस्क आर स्प्रेड। अब आप एज अ लार्ज बिजनेस, अब आपने अगर देखा हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, यूनिलीवर है। यूनिलीवर एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उनके पास क्या एडवांटेज है कि उनके पास अपने आइसक्रीम प्रोडक्ट्स भी हैं, आइस उनके पास शैम्पूज भी हैं, उनके पास जो है सर्फ भी है, उनके पास जो है वो टूथपेस्ट, टूथ ये वाले आइटम्स भी हैं। दैट मीन्स कि वो डाइवर्सिटी पे बिलोंग करते हैं, और उन्होंने इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि इन केस कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलता तो कोई बात नहीं, कंपनी को कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज दे विल स्टार्ट रिलाइंग ऑन द अदर प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके थ्रू वो सरवाइव करेंगे और ग्रो करेंगे। ओके, लास्टली उनको ये एडवांटेज होता है दैट दे कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्मॉल बिजनेस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो रिसर्च कर सके भाई बिजनेस डेवलपमेंट में, कि क्या कस्टमर की डिमांड्स चेंज हो रही हैं, कैसे मार्केट करें, कैसे लोगों को टारगेट करें, ऐसा कुछ नहीं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दैट दे कैन इजीली डू दैट। ठीक है, यहाँ पे वो आराम से इस बात पे चल सकते हैं दैट वी कैन develop new products, we can develop prototypes where we understand by researching के लोग इस प्रोडक्ट को पसंद कर भी रहे हैं या नहीं। Okay, now if we talk about the disadvantages of small business and disadvantages of large businesses, स्मॉल का तो हमने कर लिया था, अब लार्ज बिजनेसेस के डिसएडवांटेज रह गए। सबसे पहला बात ये होती है कि इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज सच अ ह्यूज बिजनेस। मतलब आप एज अ सीईओ आपको हर वक्त कुछ ना कुछ डिसीशंस लेने, अब यहाँ मसला हो गया, अब कहीं और मसला हो गया, सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, कि भाई मैं किस तरीके से सरवाइव कराऊंगा, किस तरीके से आगे चलाऊंगा, सो दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। Okay, the second is may have potential cost increase associated with large scale of production। ना आपका स्केल प्रोडक्शन ज्यादा होता जाता है, उतना आपको ये प्रॉब्लम होती जाती है कि मुझे ज्यादा पैसे मैनेजर्स को देने पड़ रहे हैं, मुझे ज्यादा पैसे एडवर्टाइजिंग के देने पड़ रहे हैं, मतलब क्योंकि बिजनेस बहुत लार्ज हो गया है, तो दीज कॉस्ट आर देयर। मैनेजिंग द बिजनेस बिकम्स अ सच until it comes to the C। वलीद, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, तो अच्छा वलीद, अभी ना मीटिंग एंड होने वाली है, और मीटिंग वंस इट एंड्स तो फिर वो 5-10 मिनट लग जाते हैं उसको कन्वर्ट होने में इनटू नॉर्मल